नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आज मैंने आपको दिखाया है, थंबनेल में आपने देखा होगा कि आज मैंने जो ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चूज़ किया है, जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। यानी कि हमारी ये पृथ्वी है, कहने का मतलब ये हुआ, ये हमारा अर्थ है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें ये हमारा अर्थ है। तो ये हमारे अर्थ में कुछ ऐसी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं जिनको हम लोग अक्षांश या देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये होता क्या है। तो देखो, लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, यानी कि लिखा है पृथ्वी। ये बहुत ही स्पष्ट तौर पे मैंने डेफिनेशन किया था, यानी पृथ्वी हमारे और सौर मंडल का सदस्य है, जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने से करते हैं, जिसे ग्लोब कहते हैं। देखिए, पृथ्वी का अध्ययन, वैसे तो हम लोग पृथ्वी का अध्ययन कम्प्लीटली नहीं कर सकते हैं, और बावजूद अगर हमें इसका अध्ययन करना है, कम्प्लीटली इसकी स्टडी करना है, तो इसके लिए या तो हमें पृथ्वी के ग्लोब के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यानी ये हमारी पृथ्वी का ग्लोब है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पृथ्वी की ग्लोब को केवल हम एक साइड से, केवल उसका आधा भाग ही देख सकते हैं। तो इन्हीं पृथ्वी की कंप्लीट, पृथ्वी का जो संपूर्ण अध्ययन है, उसको करने के लिए हमें ग्लोब की आवश्यकता होती है। तो ग्लोब की अगर हम बात करें, तो ये हमारा एक ग्लोब है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे। सबसे पहले आपने एक चीज़ देखी होगी, अक्षांश रेखाएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। और दूसरी आपकी होती हैं देशांतर रेखाएं, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो वो लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड का मतलब ये होता है कि ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो यानी कि क्षैतिज, यानी कि क्षैतिज रूप में बनाई जाती हो। मतलब आपने ये देख रहा हो, गोल गोल जो आपको दिखाई दे रही हैं, इस टाइप की जो रेखाएं होती हैं ना, इनको हम लोग लैटिट्यूड्स कहते हैं, या लैटिट्यूड लाइन यानी कि अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और देशांतर रेखाएं जो होती हैं, जो आपने ये इस टाइप की रेखाएं देख रही होंगे, इस टाइप से जो आपकी रेखाएं बनी हैं, ये आपकी, इनको हम आमतौर पर देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम इसके ऊपर की बात करें, तो देखो दिया गया है, थोड़ा अगर हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे अक्षांश रेखाएं। तो सबसे पहले हम अक्षांश रेखाएं के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो देखो, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ना, पश्चिम से पूर्व की ओर, ये देखो हमारा उत्तरी ध्रुव होता है, ये हमारा नीचे की ओर आपका जो दिख रहा होगा, इसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव भी कह सकते हैं। ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, और ये आपका पश्चिम है, ये आपका पूर्व है। कहने का मतलब ये हुआ, चार दिशाएं होती हैं। कितनी दिशाएं? आपका उत्तर, आपका ये दक्षिण, ये आपका पश्चिम, और ये आपका पूर्व। ठीक है, ये चार दिशाएं हैं। तो मतलब जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जिनको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं, वो आपकी पश्चिम से लेकर के और पूर्व की ओर खींची जाती हैं। कैसे? पश्चिम से लेकर के और पूर्व की ओर, यानी पृथ्वी के बीचों बीच जीरो अक्षांश, ये जीरो अक्षांश है, यानी जिसको हम लोग 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। जीरो अक्षांश रेखा होती है, सॉरी मेरा यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ से हम पढ़ते हैं। यानी कि दिया गया है, पश्चिम से पूर्व और की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो देखो डेफिनेशन में दिया गया है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। आपने ये देख रहे होंगे, इस टाइप से ये जो बनी है ना, ये इस टाइप से ये सारी जो है ना, वो आपकी कौन सी रेखा है? इनको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं, यानी कि जो पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही हैं। देख रहे हो आप? हाँ, ये पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर चल रही हैं, ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं हैं। तो अगर हम बात करें अक्षांश रेखाओं की, अक्षांश रेखाओं में जो पश्चिम से पूर्व की एक जो बीचों बीच एक रेखा है, काल्पनिक रेखा है, यानी मान लीजिए आपका ये पश्चिम है यहाँ पर, और ये हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर सीधा मिला रही है।
तो पश्चिम से पूर्व की ओर मिलाने वाली 0 अक्षांश पर, यानी ये देखो दिया गया है ना, यानी कि 0 अक्षांश पर खींची जाने वाली रेखा भूमध्य रेखा, या इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। यानी कि जो भूमध्य रेखा होती है, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे, ये हमारी पृथ्वी है, और इसको ये देखो इस टाइप से 2 पार्ट में डिवाइड, यानी कि ये आपका एक पार्ट ऊपर की ओर हो गया और एक पार्ट आपका ये नीचे की ओर हो गया, है ना। तो ये आपका एक पार्ट ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर हो गया। तो ये आपका पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर रही है। क्या कर रही है? तो यानी कि पृथ्वी को 0 अक्षांश से दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? या भूमध्य रेखा कहते हैं। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। थोड़ा हम ऊपर बढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखो पिक्चर में बाकायदा दिखाया गया है, ये आपका पृथ्वी है और इसमें एक ये देखो 0 अक्षांश डिग्री पर एक लाइन खींची गई है चारों तरफ, ये देखो इस टाइप से ये खींची गई है ना। इस रेखा को ही हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या होता है, यहाँ हम देखेंगे एक चीज, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ एक चीज हम देखेंगे क्या है। देखो दिया गया ये हमारी पृथ्वी है, यानी कि इसमें हम देखें तो इस भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में, यानी कि ये मैंने आपको बताया था ये नॉर्थ पोल, यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं इधर देखो ये आपका नॉर्थ है, क्या है, यानी कि ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया। ये बात समझ रहे हैं? तो देखो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में, यानी ये नॉर्थ है, ये साउथ, यानी उत्तर दिशा है, ये आपका दक्षिण दिशा है। 1 डिग्री के अंतराल में, यानी कि 1 डिग्री के अंतराल में 90 अक्षांश रेखाएं खींची होती हैं। यानी कि अगर हम इन अक्षांश रेखाओं के बीच की बात करें तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो आपका 1 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 1 डिग्री का होता है। ठीक है, आप आई थिंक आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री का होता है। तो आगे कुछ दिया गया है, यानी किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकता। मतलब कहने के है इनके बीच के अंदर, यानी कि जो अक्षांश रेखा है ना, इनके बीच के अंदर 90 डिग्री से ज़्यादा का कोई भी अक्षांश रेखा नहीं हो सकती है। यानी इनके बीच का जो अंतर है वो 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो दिया है, थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे। देखो दिया है ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। यानी कि जो ग्लोब होता है, यानी पृथ्वी का एक जो मॉडल होता है जिसको हम लोग ग्लोब कहते हैं, उनके बीच की जो ये रेखाएं होती हैं ना, ये एक दूसरे के कैसे होती हैं? यानी एक दूसरे के समांतर होती हैं, यानी पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं? पैरेलल। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे के समांतर होते हैं और दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की होती है। मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो अक्षांश है, यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच अब आप आएंगे तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपका कितना होगा? वो आपका तकरीबन 111 किलोमीटर का होगा। तो ये आपको तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। क्या क्या पॉइंट्स हैं देख रहे हैं। इस भूमध्य रेखा उत्तर और दक्षिण में 1 डिग्री में होते हैं, जिसके अंदर का जो अंतराल है 90 अक्षांश का होता है। किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकता है। ध्रुव पर 90 अक्षांश की स्थिति होती है। और थर्ड स्टेप इसका है, ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? यानी कि 111 किलोमीटर होती है। चलिए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखो क्या है, नेक्स्ट पेज पर आपको दिखाया गया है। ये नेक्स्ट पेज पर जो है ना, ये क्या दिया गया है, यानी कि इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से देखेंगे। 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ देखो दिया गया है, क्या दिया है, बहुत इम्पोर्टेंट, यानी कि यहाँ स्टेप दिया गया है। क्या दिया गया है, इस स्टेप को बहुत अच्छे से पढ़ना। दिया है 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम उत्तर में होता है। यानी कि ये देखो
ये कुछ लाइंस दी गई हैं, यानी कि ये कर्क रेखा है, इसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। ये हमारी कौन सी रेखा है, आप देख सकते हैं, ये हमारी भूमध्य रेखा है, जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। ये देखो, ये आपकी, इसको हम लोग देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये भूमध्य रेखा को ही हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। कहने का मतलब है हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्षांश से 23 हाफ जो है ना वो झुकी हुई है। मतलब हमारी जो पृथ्वी है वो अपने पोल से कितने डिग्री सेंटीग्रेड, 23 हाफ अक्षांश उत्तर दिशा की ओर झुकी हुई है। किसकी दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर झुकी हुई है। ठीक है, तो कर्क रेखा की जो स्थिति है वो 23 हाफ है। मकर रेखा की जो स्थिति है वो आपका 23 हाफ है। ठीक है, जो दक्षिण की ओर है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम। तो यानी कि कह सकते हैं हम यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको बताना भूल गए हैं, जिसे दिया गया है। क्या है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप के बारे में, 21 जून सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कि सबसे बड़ा दिन। अगर हम लोग सबसे बड़े दिन की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में कब, यानी कि उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो आपका कब होता है, यानी कि 21 जून को होता है। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप की तो दिया गया है, यानी कि 22 दिसंबर को, कब, 22 दिसंबर जो होता है आपका, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है। ये आपकी मकर रेखा है, जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो ये जो मकर रेखा है, सूर्य बिल्कुल मकर रेखा के ऊपर की ओर होता है। तो इसीलिए 22 दिसंबर के दिन यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। यानी कि 22 दिसंबर को कौन से गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। आगे बढ़ेंगे हम। अब आपको एक चीज़ दिखाना भूल, ये हमारे बर्ड का मैप है। क्या है, ये हमारा बर्ड मैप है। आप लोग देख रहे होंगे, ये बर्ड मैप है। आपको पता है कि हमारे बर्ड में टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट। तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट आपका होता है वो आपका कौन सा है, एशिया है। यानी कि ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपका है। यहाँ हम थोड़ा आपको और अच्छे से बताएंगे। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपका एशिया हो जाएगा, जो 1 नंबर पे है। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो आपका यूरोप है। कौन सा है वो, सॉरी अफ्रीका है। कौन सा है, यानी पहले नंबर पे आपका एशिया, दूसरे नंबर पर आपका अफ्रीका, तीसरे नंबर पर आपका ये देखो, इसको हम लोग नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। यानी 3rd नंबर पे आपका नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, 4th नंबर पर आपका साउथ अमेरिका हो जाएगा, और 5th नंबर पर आपका यूरोप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 5th पर आपका यूरोप हो जाएगा, और 6th नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, है ना। और एक नहीं, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, 6th नंबर पर आपका, ये 5th नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, वो 6th नंबर पर, और 7th नंबर पर आपका ये जो ब्लू कलर में जो बिल्कुल वाइट दिख रहा है ना, ये इस टाइप से, ये इसको हम लोग एंटार्क्टिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटार्क्टिका। ये एंटार्क्टिका है। यानी ये तो यानी कि ये टोटल 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, आप समझ सकते हैं। और हमारे पृथ्वी पे कुछ ओशियंस भी हैं, जिसको हम लोग महासागर कहते हैं। तो कौन कौन सा महासागर है आपका, तो 1st नंबर पर आपका आ जाता है प्रशांत महासागर। यानी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो महासागर है वो आपका प्रशांत महासागर है। ये आपका प्रशांत महासागर है। दूसरे नंबर पर आपका हिंद महासागर हो जाएगा, है ना। इसके बाद ठीक है, चलिए, तो आप उनके जो सारे जो महासागरों के जो नेम हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज़ दी गई है, उत्तरी ध्रुव क्या होता है, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बिंदु माना जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 79 + 79 + 1 यानी कि 179 है।
मतलब कहने के हुआ ये आपका नॉर्थ पोल है ना, ये आपका साउथ पोल हो गया। तो उत्तरी ध्रुव से लेकर के अगर हम दक्षिणी ध्रुव तक आएंगे तो टोटल आपको कितने अक्षांश मिलेंगे, यानी कि 179 179 अक्षांश मिलेंगे। वहीं अगर रेखा माना जाए तो कुल रेखाओं की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 181। कहने का मतलब 90 ये इधर से 90 इधर से और वन कौन सी, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन, क्या बोलते हैं, यानी कि प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो यानी टोटल कितनी रेखाएं हो जाएंगी आपकी, 181 हो जाएंगी। चलिए आगे पेज पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज जो आपका दिया गया है इसमें ध्यान देने योग्य, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क मकर भूमध्य रेखाएं आपस में होकर के गुजरती हैं। देखो आपको एक चीज हम दिखाना चाहेंगे पीछे के पेज में, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ये पूरा आपका क्या है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप है ये इस तरह। तो देखो अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी, ये आपकी कर्क रेखा भी गुजर रही है ये, और ये आपकी भूमध्य रेखा भी देखो क्रॉस कर रही है, और आपकी ये मकर रेखा भी क्रॉस कर रही है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वहीं हम फिर पहुंचते हैं। तो अब देखिए यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। दिया देशांतर रेखाएं क्या होते हैं, थोड़ा हम देशांतर रेखाओं के बारे में भी पढ़ लेते हैं क्या होता है। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। आपने पिक्चर में देख रहा होगा, ये देखो उत्तरी ध्रुव है। अभी हमने आपको बताया था पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को हम लोग कौन सी रेखा बोलेंगे, तो यहाँ पर हम उनको देशांतर रेखाएं कहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि ये देखो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं की बीच दूरी बढ़ती है। मान लीजिए ये ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। अब ध्रुवों की ओर जाने पर अगर हम ध्रुवों की ओर मूवमेंट करें तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि देशांतर रेखाएं हमेशा समांतर नहीं होती हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा पैरेलल होती हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है वो समान होती है। लेकिन अगर हम वहीं देशांतर रेखाओं की बात करें तो ये आपस में एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। इसीलिए जब हम उत्तरी ध्रुव से या दक्षिणी ध्रुवों की ओर मूवमेंट करते हैं तो इनकी बीच की दूरी घटती या बढ़ती रहती है। चलिए आगे हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ एक चीज दी गई है कि जीरो देशांतर रेखा को प्रधान या याम्योत्तर या प्रधान माध्यान्ह रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, यानी कि जो हमारा टाइम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं टाइम की जो मेजरमेंट होता है वो ग्रीनविच से ही किया जाता है। ग्रीनविच जो इस समय इंटरनेशनल जो टाइम मेजरमेंट होता है वो ग्रीनविच से किया जाता है। जो इसका हेड ऑफिस जो है वो कहाँ है, लंदन में है। कहाँ है, लंदन में। ठीक है, आप लोग इसको समझ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस जीरो देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर 1 डिग्री से 1 डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं हैं। मतलब उसमें मैंने बताया था कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो टोटल 181 बताई थी, और इधर हमने देशांतर रेखाओं की बात करें तो वो टोटल यानी कि 1 डिग्री से 1 डिग्री तक जाने पर हमें कितनी रेखाएं मिलेंगी, 180। और टोटल अगर हम रेखाओं की बात करें तो वो कितनी होती हैं, वो आपकी 360 देशांतर रेखाएं हो सकती हैं। मतलब अगर आप उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर आएंगे तो हमारी पृथ्वी में टोटल 360 देशांतर रेखाएं खींची होती हैं। ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं, इनमें कोई खींचता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक चीज़ और दी गई है
कि 0 देशांतर रेखा और 180 देशांतर रेखा एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यानी कि ये जो 0 देशांतर रेखाएं होती हैं, इधर से अगर हम देखें और इधर से भी देखें, तो ये एक दूसरे कैसे होंगे, जस्ट अपोजिट होंगे। ठीक है, जस्ट अपोजिट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये कुछ चीज़ें दी गई हैं, अगर हम इनका थोड़ा अध्ययन करें तो ये देखो कर्क रेखा है जो अल्जीरिया, ये यहाँ पर अल्जीरिया है, ये गिनी की खाड़ी है और ये अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो अब देखो ये कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा, ये तीनों अफ्रीका से होकर मैंने बताया था गुजरती हैं। और अल्जीरिया एक ऐसा जगह है, ये देखो इधर से, ये इधर से, इधर से, ये तीनों किसी एक 4 पॉइंट में मिल रहे हैं। यहीं से आपका जो GTM, इसको हम लोग कह सकते हैं मेजरमेंट जो टाइम का होता है, GT और M, वो यहीं से मेजरमेंट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, ये कुछ देखो दिया गया है, इसको अगर हम देखें, ये UK है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस है ना, और ये आपका स्पेन है, ये अल्जीरिया, ये घाना, ये कुछ देशों के नाम है जहाँ से होकर के देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए अब देखो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हम थोड़ा देखेंगे। तिथि और समय का अध्ययन यहीं से किया जाता है। तो को दिया है 0 देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है, यानी कि 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड्स होती है ना, इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, यानी कि इनका उपयोग हम लोग समय के निर्धारण के लिए करते हैं। यानी कि 180 देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है, इसके लिए यानी कि डेट भी इसी से मेजरमेंट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा 0 देशांतर रेखा, इसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये दिया है देशांतर रेखा का समय यूनिवर्सल टाइम रेफरेंस, ये ग्रीनविच टाइम कहलाता है। ये ग्रीनविच से पूर्व स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है, और ग्रीनविच से पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच से समय से पीछे होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आप ग्रीनविच से पूर्व की ओर जाएंगे, किधर से जाएंगे, पूर्व की ओर बढ़ेंगे, तो जो समय होगा वो आगे की ओर बढ़ेगा। वहीं अगर हम ग्रीनविच से पश्चिम की ओर जाएंगे तो जो समय होगा वो हमेशा कम होता जाएगा। ये चीज़ समझ लेना। चलिए अब देखो समय का निर्धारण कैसे होता है, तो यहाँ देखो दिया गया है, यानी कि टोटल जो हमारी अर्थ है वो 360 डिग्री पर है। इनमें टोटल कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। 360 देशांतर रेखाएं होती हैं, उनमें जो दिया है यानी कि 24 ओवर में, यानी कि 1 डे में कितने ओवर्स होते हैं, 24 ओवर्स होते हैं। तो अगर 1 ओवर के बीच देशांतर पता करना चाहें तो 15 डिग्री आपका निकलेगा। कितना डिग्री निकलेगा, तो 15 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। यानी कि जैसे ही आप 1 डिग्री देशांतर रेखा की ओर मूवमेंट करते हैं तो आपको 4 मिनट का अंतर देखने को मिलेगा। कितने मिनट का, 4 मिनट का। अब देखो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि भारत का जो समय मापन है वो कहाँ से लिया गया है, यानी भारत में तो टाइम की जो काउंटिंग होती है वो कहाँ से होती है। तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में एक ज़िला पड़ता है इलाहाबाद के पास, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से ही टाइम का मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से, ठीक है, जो मिर्ज़ापुर एक जगह है वहाँ से। अब देखो यहाँ तिथि रेखाओं की अगर हम थोड़ी बात करना चाहें तो दिया गया है, यानी 180 देशांतर रेखाओं से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ाना पड़ता है। सीधी सी बात है कि अगर आप देशांतर रेखा के पूर्व की ओर जा रहे हैं तो हमें एक दिन कम करना पड़ेगा, और पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो एक दिन हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है। कैसी नहीं है, सीधी नहीं है। कुछ देशों के दिन और समय समान रखने के लिए इसे अपने स्थान पर 4 बार मोड़ा गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारी देशांतर रेखा है, यानी तिथि रेखा को
एक मेंटेन करने के लिए इसको 4 बार मोड़ा गया है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा इस पिक्चर से। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है और इससे इसके सबसे नज़दीक बेरिंग जल मंडरूमध्य आता है। क्या आता है? जल मंडरूमध्य आता है। ये तिथि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। कौन सी रेखा है? अब देखो यहाँ कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो क्या है? तो देखो भूमध्य रेखा, यानी भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं। कैसे गिरती हैं? डायरेक्टली फॉल होती हैं, इसलिए यहाँ दिन और रात बराबर होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ ये बनती है कि दिन रात किस रेखा पर बराबर होता है? तो भूमध्य रेखा पर बराबर होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप की, तो दिया गया है पृथ्वी के चपटे होने के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि पृथ्वी के चपटे होने, यानी पृथ्वी की जो आकृति है वो चपटा आकार है, इसीलिए भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम होता है। यानी सबसे कम जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो कहाँ होगा? भूमध्य रेखा पर। और सबसे ज़्यादा जो ग्रेविटेशन होगा वो कहाँ होगा? ध्रुवों पर। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में दिया गया है, क्या है? यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है, इसलिए इन अक्षांशों में अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। यानी कि हॉर्स अक्षांश क्या होता है, जिसको हम लोग अक्ष अक्षांश भी कहते हैं, यानी कि 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच का जो कोण होगा उसको ही हम लोग उपोष्ण उच्च दाब, यानी सबसे ज़्यादा जो दाब होता है वो 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा, तो कर्क रेखा है भारत से होकर भी गुजरती है। जो कौन कौन से देश हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो देखो सबसे पहले मैक्सिको से होकर गुजरती है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर जाती है, भारत से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, चाइना के कुछ पार्ट से होकर, यानी ये कुछ कंट्री है जहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। मैंने बहुत प्रयास किया है आप लोगों को ये सब समझाने का, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को पसंद करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।